साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा माँ केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों, चाइल्ड कस्टडी एंड मीडिएशन आज के टाइम की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आ चुकी है। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब भी मैटर होता है चाइल्ड कस्टडी का, तो लगभग 90% हिंदुस्तानी जो ओल्ड पैटर्न है उसको अडॉप्ट करते हैं। ओल्ड पैटर्न क्या है कि ड्राफ्ट अ पिटिशन एज पर सेक्शन 7, सेक्शन 12, सेक्शन 25 ऑफ गार्जियनशिप एंड बॉर्डेड, या कुछ लोग जो है पिटिशन सबमिट करते हैं धारा 26 हिंदू मैरिज एक्ट में, या कुछ लोग जो है जोड़ देते हैं धारा 21 प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ऊपर। साथियों, मेथड जो है हम कोई सा भी ले लें, पर बेसिक प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी मैटर कोर्ट में होता है तो इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, और इस पूरे झगड़े में जो बच्चे का भविष्य है वो ख़राब होता ही होता है, और अल्टीमेटली जो हम बेटर करना चाहते हैं बच्चे के लिए वो हम कर ही नहीं पाते। साथियों, इवन आप कभी सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, कभी हाई कोर्ट जाइएगा, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइएगा, वी आर हैविंग अ प्रॉपर मीडिएशन सेल्स जहाँ पर पक्षकार बैठते हैं, कुछ पॉइंट्स पर जो है वो डिस्कस करते हैं, निष्कर्ष निकालने का जो है प्रयास करते हैं ताकि दिक्कतें ना हो और अल्टीमेटली मैटर को ईजिली जो है सॉल्व किया जा सके। साथियों, इसी कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 9 फैमिली कोर्ट एक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये कहता है कि पक्षकार जो है मीडिएशंस के लिए खुद भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर वो एग्री नहीं हो रहे हैं तो कोर्ट की भी जो है हेल्प ले सकते हैं ताकि ईजी वे में वो अपने डिस्प्यूट्स को जो है रिजॉल्व कर सकें, उस पर जो है वर्कआउट कर सकें। साथियों, अगर आप कोर्ट में जाके लड़ रहे हैं, फ़ायदा किसका है? आप ज़रा खुद सोचिए, क्या आपको फ़ायदा हो रहा है या आपकी वाइफ को जो है फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा है, सिर्फ जो है लड़ाई हो रही है ईगो की, और मैटर जो सॉल्व होने वाला होता है वो भी सॉल्व नहीं हो पाता है। प्रॉब्लम क्या रहती है, कोर्ट में जाने से पहले हम एक अपॉइंट करते हैं मीडिएटर को, जो हमारी बात कन्वे करता है अपोजिट पार्टी को, और जो बातें हैं अपोजिट पार्टी की वो कन्वे करता है हमें। तो इस पूरे साइकिल के अंदर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि फैक्ट्स का मैनिपुलेशन भी हो जाता है, फैक्ट्स का मॉडिफिकेशन भी हो जाता है, तो हमें सही बात जो है कन्वे नहीं हो पाती। वैसे भी रंजिश हमारे बीच में है, और ये अप्रोच जो है उस आग में काम करती है घी डालने का। तो क्या आप चाहते हो कि आपके डिस्प्यूट्स और बढ़ें? क्या आप चाहते हो कि आपके कन्फ्लिक्ट्स और बढ़ें? क्या आप चाहते हो कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिले? मेरे हिसाब से कोई भी ये नहीं चाहेगा। तो मैं ही चाहता हूँ कि हम एक ऐसी प्लानिंग करें कि समाधान बहुत ईजी हो, समाधान हमारे हाथ में हो, और प्रोसीडिंग्स जो है एक्सपेंसिव नहीं हो, और अल्टीमेटली उसको हम टाइमली या एज सुन एज पॉसिबल जो है रिजॉल्व कर सकें। तो साथियों, रास्ता क्या है? मीडिएशन। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि पक्षकार कभी कभार आपस में जब बात कर लेते हैं तो उनके बीच में कुछ ऐसी शर्तें भी तय हो जाती हैं जिसके चलते वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर बात करने के लिए और उसके कॉन्सिक्वेंटल में एग्रीमेंट के लिए सहमत भी हो जाते हैं। पर साथियों, जानकारी के अभाव में वो जल्दबाजियाँ करते हैं, फिर एग्रीमेंट जो है बिगड़ता है, वार्ता जो है बिगड़ती है, फिर इनके बीच जो है खटास पैदा होती है और मुकदमा दोबारा जो है कोर्ट तक पहुंच जाता है। साथियों, मेरा बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है कि बचे कैसे, डिस्पाइट ऑफ लड़े कैसे। साथियों, मैं प्रभावित हूँ NSG से, जो ये कहते हैं खुद को बचाएं फिर दूसरों को बचाएं। साथियों, अगर हम ही सही पैटर्न नहीं लेंगे तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है या हमारे अपने लोग जो गुजर रहे हैं सेम प्रॉब्लम से, उन्हें हम कैसे बचा पाएंगे? तो साथियों, प्रॉब्लम का अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कुछ स्टेप्स जो हैं फॉलो करने होंगे जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। पॉइंट नंबर 1 आप नोट डाउन करते हुए चलिए। यूजुअली क्या होता है ड्राफ्टिंग प्रोसेस में, जो हम करना चाहते हैं जल्दबाजी में, आपको ये कहा जाता है, मींस अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ या उसका जो एडवोकेट है आपसे कहेंगे भाई आप ड्राफ्टिंग करके ले आओ, हम लोग जो है पढ़ लेंगे, फिर जो भी करेक्शंस होंगे आपको जो है हम सबमिट कर देंगे, फिर अपन इस पर जो है विचार करते हुए एग्रीमेंट को जो है फाइनल कर लेंगे। आप लोग भी क्या करते हो, तुरंत जो है जाते हो अपने वकील साहब के पास में और फटाक से जो है ड्राफ्टिंग लिख लेते हो, और फिर वो ड्राफ्टिंग जो है सबमिट करते हो अपोजिट पार्टी को, फिर वो कमियां निकालते हैं या कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो आपको मंजूर नहीं होती है। अल्टीमेटली वो प्रोसीडिंग जो है फेलियर हो जाती है। अब नुकसान किसका हुआ? आपका। आपने ड्राफ्टिंग के लिए वकील साहब की सेवाएं ले ली, उनको फीस पे कर दी, और अल्टीमेटली जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ वो किसी काम कर्म का नहीं है, अपोजिट पार्टी ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अब जब अपोजिट पार्टी उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रही है तो डॉक्यूमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगा? तो क्या हम ये मान लें अब कोई रेमेडी नहीं है? साथियों, एक सिद्धांत जो है हमेशा माइंड में आप सेट करके रखो, सिद्धांत है लैटिन मैक्सिम का, उबी जस्ट इबी रेमेडियम, कि जहाँ पर आपके अधिकार हैं वहाँ पर रेमेडीज तो आपको मिलेंगी मिलेंगी। साथियों, अगर एक ऑप्शन फेल हो गया तो हमारे पास और ऑप्शन भी तो हैं जहाँ से हम अपना प्रॉपर सॉल्यूशन गेन कर सकते हैं। साथियों, इसी कड़ी में इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन जो है आपको देता है प्रोस्पेक्टिव ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट। ये टर्म जो है आप लिख लीजिए, जिसको हम कॉमनली कहते हैं PDA। साथियों, बहुत कम ही लोग इस कंसेप्ट से वाकिफ़ हैं, क्योंकि ओल्ड पैटर्न तो बहुत चल रहा है सोसाइटी में, पर न्यू ट्रेंड की तरफ भी जो है हमको आगे बढ़ना पड़ेगा।
अरे भाई पहले हम पेट्रोल पे थे, डीजल पे थे, आज हम ईवी पे हैं या नहीं है, कितना फ़ायदा है, पेट्रोल बच रहा है, डीजल बच रहा है, फिर सबसे महत्वपूर्ण बात पैसा बच रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सेविंग्स जो है वो मैक्सिमम हो। अगर आप एक ड्राफ्टिंग करवा रहे हैं चाइल्ड कस्टडी की तो एक्सपेंसिव प्रोसीडिंग्स तो है ही, पर अल्टीमेटली अगर वाइफ ने साइन करने से मना कर दिया तो सारा का सारा मेहनत भी ख़राब हो गया और सारी की सारी एनर्जी भी ख़राब हो गई और अल्टीमेटली रिजल्ट्स कुछ भी नहीं आया। तो प्रोस्पेक्टिव ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले शांत दिमाग से हम ये अश्योर करेंगे कि अपोजिट पार्टी क्या कंसेंट एग्रीमेंट के लिए राज़ी है या नहीं है, जो कि जुड़ा हुआ है चाइल्ड कस्टडी के लिए, जिसके लिए हमें उनसे पहले तो बातचीत करनी है। और बातचीत के सबसे इम्पॉर्टेंट आधार है या इम्पॉर्टेंट जो है स्थितियां हैं वो है 1-to-1 मीटिंग। 1-to-1 मीन्स आमने सामने, बीच में हमारा कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए। अगर बीच में थर्ड पार्टी होगा तो अल्टीमेटली वो बातें जो है अलग तरीके से कन्वे करेगा, नुकसान भी आपका ही होगा और समाधान जो है नहीं निकल पाएगा। 1-to-1 करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो 1-to-1 को इनिशिएट करवाइए, कोशिश ये कीजिए। 1-to-1 में क्या है कि एक बार आप बैठ गए कि भाई इसी तरह से अपन मैटर को सॉल्व करेंगे और हम भी सहमत हैं और आप भी सहमत हो और अल्टीमेटली अपन अब प्रोसीड करते हैं अगले स्टेप के लिए। क्लियर हो गया? अगला स्टेप क्या है कि एक डेट एंड टाइम जो है फिक्स करना और आपके माइंड में जो पॉइंट आ रहे हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन आपके माइंड में आ रही है उसको नोट डाउन करते हुए चलो। और यही बात आप कन्वे कर दो अपोजिट पार्टी को भी कि जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको आप जो है लिख के लियो। तीसरा स्टेप ये है कि जिस दिन वो दिन आया है 1-to-1 मीटिंग का, जो कि आप फिजिकल भी कर सकते हो, थ्रू वीडियो कॉल भी कर सकते हो, उसमें बहुत शांति से बैठकर आपको जो है बातचीत करनी है। कोशिश ये करने की जो पक्षकार के अपने अपने घर है वहाँ मीटिंग ना हो, मीटिंग थर्ड प्लेस पे हो ताकि कोई दिक्कत ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ओपन माइंडेड चलना पड़ेगा, हमें ब्रॉड माइंडेड चलना पड़ेगा। अगर अप्रोच बहुत नैरो है या हम किसी ना किसी से गवर्न हो रहे हैं, मीन्स हमारा भाई हमें दबा रहा है, हमारे एडवोकेट साहब हमें दबा रहे हैं या घर में कोई अन्य मेंबर जो है हमें दबा रहा है, तो फिर आपका सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। जब शादी आपने करी है तो समाधान भी आपको निकालना पड़ेगा। अगर समाधान नहीं निकालोगे तो कोई भी आपका समाधान आपको बेटर वे में नहीं दे पाएगा। क्लियर है बात? चौथी बात यह है कि जब मीटिंग की शुरुआत हो तो कोई भी अपने को गलत शब्द नहीं कहने, कोई भी टॉन्टिंग वर्ड्स नहीं कहने और शब्दों का चयन बहुत नपातोला होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको लेनी पड़ेगी राय किसी न किसी एक्सपर्ट की, वो गाइड करेगा आपको कि क्या आपके पॉइंट्स होने चाहिए और किस तरीके से पुख्ते तरीके से हम अपनी बात को रख सकते हैं। क्लियर है बात? ये तो अपने नोट्स को पहले ही प्रिपेयर करके चलें। क्लियर है बात? ये अब उन मुद्दों को एक एक करके रखें। सबसे पहला मुद्दा होगा भाई कि हम जो है डिवोर्स भी चाहते हैं। अगर ऐसा कोई मुद्दा है तो उस पर अगली पार्टी की राय क्या है। अगर वो भी डिवोर्स चाहती है तो यहाँ पर आप एक केस जीत गए। अब आप डिवोर्स फाइल करते, वाइफ लड़ती, अल्टीमेटली कितना टाइम खराब होता। तो एक मुद्दे पर अगर आप दोनों राजी हो गए तो कितना ईजी काम हो गया अपने लिए। क्लियर है बात? ये अब राजी नहीं है तो उसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि हमने प्रस्ताव दिया था, अपोजिट पार्टी जो है इस पर राजी नहीं है। क्लियर हो गया अपने को? इसके अलावा जो बच्चों की कस्टडी वाला पार्ट है कि भाई बच्चा जो है किसके पास में रहेगा, इसका मेंटेनेंस जो है कौन करेगा, इसका जो एलिमनी है वो किस प्रकार रहेगा और किस प्रकार बच्चे से मिलने के राइट जो है रखे जाएंगे, इस बारे में भी जो है विचार कीजिए और एक एक पॉइंट को जो है डिस्कस करते हुए चलिए। उदाहरण के लिए अगर बच्चा रखना चाहता है पिता तो माँ उससे कम मिल सकती है, बच्चा रखना चाह रही है माँ तो पिता जो है उससे कम मिल सकते हैं। जो कंसर्न ग्रैंड पेरेंट्स हैं बोथ साइड के, उनकी भी जो है राइट्स क्या रहेंगे। बच्चा जो है कब अपने पिता के घर में आएगा, कब जो है टाइम स्पेंड करेगा, क्या वो छुट्टियों में या दिवाली पे या बर्थडे पे आ सकता है या नहीं आ सकता, उसे कहीं लेके जाना है ट्रैवल के ऊपर, तो उस कंडीशंस में राइट्स क्या होंगे। ये सब एक एक चीज़ जो है खुल के लिखो। जितना डॉक्यूमेंट खुल के लिखोगे उतना आपका फ़ायदा है, अगर नहीं लिखोगे तो वहाँ पर आप नुकसान भी खाओगे। क्लियर है बात? जो जो पॉइंट आपके बीच तय हो गए हैं अगर वो पॉजिटिव हैं और जो पॉइंट आपने रखे हैं, मान लीजिए आपने रखे 20 पॉइंट और 10 पॉइंट पर सहमति बन गई है तो वो आप लिख लीजिए। रिमेनिंग 10 पॉइंट्स रह गए, उसके लिए वापस से मीटिंग करेंगे ताकि उसका हम जो है सॉल्यूशन प्रॉपर निकाल सकें। और इसके साथ साथ अगर कंट्रोवर्सी आ रही है और ऐसा समाधान आपको चाहिए जिसमें दोनों पक्षकार जो है राज़ी हो जाए, पर कन्फ्यूज़न है क्योंकि ए कहता है कि मेरी बात चलनी चाहिए, बी कहता है कि मेरी बात चलनी चाहिए, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आप ऑर्डर 36 रूल 1 CPC की हेल्प भी ले सकते हैं। अपने जो क्वेश्चनरीज हैं बिफोर कोर्ट भी आप सबमिट कर सकते हैं ताकि कोर्ट जो है समाधान प्रॉपर निकाल ले आपका। क्लियर है? अगर आप ये स्टेप ले लेंगे ना तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। स्टेप नहीं लेंगे तो कंट्रोवर्सी भी जो है आपकी कभी भी रिजॉल्व नहीं होगी। तो कुछ तो हमें झुकना पड़ेगा, कुछ झुकना पड़ेगा अगले को, तब भी समाधान होगा मीडिएशंस में। अगर हम चलाएं अपनी अपनी तब भी समाधान नहीं होगा, वो चलाएंगे अपनी अपनी समाधान नहीं होगा। और इस पूरी मीटिंग में जो दोनों पक्षकारों में नोटोरियस लोग हैं, ऐसे लोग जिनका काम है आग लगाना या कुछ ऐसी बातें करना या कहना जिससे
माहौल बिगड़ जाए, उनको मीटिंग से बहुत दूर रखें, क्योंकि ऐसे लोग आपके प्रॉपर मेडिसिन्स के लिए बहुत बड़ा स्टिग्मा है। ये लोग एक्ट करते हैं एज अ वायरस और अल्टीमेटली अच्छी प्रोसीडिंग्स को जो है वो ख़राब भी करते हैं। साथियों, कई बार पक्षकार ये कहते हैं कि भाई हम अपनी बात जो है खोल के नहीं रख पाएंगे, हमको डर लग रहा है, हमको जो है शिवरिंग होगा, तो हम लोग क्या करें? उस कंडीशन में आप एक प्रोस्पेक्टिव ड्राफ्ट एग्रीमेंट जो है रेडी कर सकते हैं। साथियों, ट्रेंड क्या चेंज हुआ इसमें? जैसे उदाहरण के लिए हम एक ड्राफ्ट जो है भेज रहे हैं, जैसे मेरे हाथ में एक ड्राफ्ट है, तो पॉइंट नंबर 1 में एक फैक्ट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यूजुअल ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि बेटा जो है रहेगा ए के पास, माँ जो है उससे मिल सकती है, ये बेसिकली एक फैक्ट है। ये आ गया पैरा नंबर 1 में। अब इसके बाद का जो अगला पैरा आएगा उसमें कोई नया फैक्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोस्पेक्टिव ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट में क्या होता है कि हम एक ही पैराग्राफ में, मान लीजिए पैरा नंबर 1 है, उसके हम कर देंगे 3 हिस्से, जिसको हम नाम देंगे क्लॉज नंबर ए, क्लॉज नंबर बी, क्लॉज नंबर सी। क्लॉज नंबर 1 में एक फैक्ट होगा, एक सुझाव होगा कि बच्चा जो है वो रहेगा पिता के पास में, माँ जो है मिल सकती है। अगर राजी नहीं हो रही मान लो माँ, फिर क्या करेंगे? उस कंडीशन में आपको उसी डॉक्यूमेंट में एक सुझाव और भी देना होगा क्लॉज नंबर बी के अंदर, कि बच्चा रहेगा किसी स्कूल में और बाप भी और माँ भी समय आने पर बच्चे से जाके जो है मिल सकते हैं। अगर माँ इस पर भी राजी नहीं है, देन यू हैव टू गिव अ न्यू ऑप्शन कि बच्चा जो है कहीं और रहेगा और जिस जगह रहेगा उसका नाम ये है और कंसर्न प्लेस ये है, दोनों ही पेरेंट्स जो है जाके मिल सकते हैं। क्लियर है? तो अगर तीनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर सहमति बन गई तो वेल एंड गुड रहेगा। सहमति नहीं बनी, वापस हम डिस्कस करेंगे, 1 to 1 करेंगे, ताकि ईजी रहेगा मैटर को रिजॉल्व करना। तो जो बातें हैं वो कैसे कन्वे करनी है, किस तरह डिस्कस करना है, किस तरह से वर्कआउट करना है, इस तरह की मेडिसिन्स में ये मैंने आपको कन्वे कर दिया, समझा दिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए जस्ट टू कॉज यू टू अपडेट योर सेल्फ। ये केवल एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स हैं। रियल में क्या है कि जब आप बैठेंगे, वर्कआउट करेंगे, तो आपको वहाँ भी क्लियरिफिकेशन होगा, और इसके साथ साथ जो ड्राफ्टिंग्स हैं उसमें ये पैटर्न लेंगे तो कम से कम आपको काफ़ी ईजी रहेगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि दोनों पक्षकार बैठ गए, भाई 20 पॉइंट तय हुए, सहमति बन गई 10 पॉइंट के ऊपर, 10 पॉइंट लिख लिए, तो एग्रीमेंट का आधा पार्ट तो वैसे रेडी हो गया। उसके बाद वापस से 1 to 1 कर रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, मान लीजिए 8 पॉइंट में फिर आप सहमत हो गए, बच्चे कितने 2 पॉइंट, अब उसमें सहमति नहीं बन पा रही है, देन विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर 36 रूल 1 ऑफ CPC वी में पुट अप दिस मैटर बिफोर द कोर्ट कि ये हमारी प्रॉब्लम्स है। फिर जो कोर्ट का आदेश होगा वो मान्य होगा और उसके बेसिस पे एग्रीमेंट जो है अपना पूरा हो जाएगा, और अपन टेक्निकली जो है एक प्रॉपर वर्कआउट करते हुए सॉल्यूशंस को भी इजी वे में जो है ऑब्टेन कर पाएंगे। तो ये अप्रोच ले लो जितना जल्दी हो सके, और बेटर ही रहेगा कि सारी बातों को तय करते हुए चलो, तो बहुत ईजी रहेगा। 1 to 1 कर लो, बहुत ईजी रहेगा। ड्राफ्टिंग को काटने की या ड्राफ्टिंग में कोई ऐसे बदलाव जो आपको भी मंजूर नहीं है, उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, और इजी वे में हम एक अच्छे निष्कर्ष पर जो है पहुंच पाएंगे। तो ठीक है ना? तो कुल मिला के हम सब सुखी रहें, हम सब अच्छा वर्कआउट करें, यही मेरी मनोकामना है। तो इसलिए आप समझ जाओ और एक प्रॉपर तरीके से मेडिटेशंस करो, ओपन हार्टेड रहो, ब्रॉड माइंडेड रहो, और कोशिश ये करो कि मैटर को अपन एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करें, उतना हमारे लिए बेटर है। क्लियर है बात ये? फिर भी वो नहीं होता है, या अगली अपोजिट पार्टी जो है बेईमानी करती है या कोई ऐसी डिमांड्स करती है बच्चे के नाम पर या खुद के नाम पर जो बहुत नाजायज़ मांगे, तो फिर लड़ाई के लिए अपन रेडी हो जाएंगे। पर उससे पहले कोशिश ये करना है कि रिजॉल्व द मैटर बाय द वे ऑफ मेडिटेशंस। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ईजी वे में टॉपिक जो है कन्वे करने का प्रयास किया। अब करना क्या है वो आपको देखना है, मेरा काम है सुझाव देना, वर्कआउट करना है आप सबको। क्लियर है? तो जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।